यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं द फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगी, साथ ही साथ हम लोग मैथ भी डिस्कस करेंगे, कुछ 1 मार्क और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Download Rakotbear Education app from Google Play Store now. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड पीपल मार्च टुवर्ड्स द डैश पार्ट ऑफ द सिटी एंड stormed द fortress prisons the bastion where they hope to find hoarded ammunition। एक चीज हम लोग जानते हैं कि नियर अबाउट 7,000 लोग जो थे वो कहाँ मूव कर गए। 7,000 लोग जो थे वो बास्टिल में और वहां पर मिलिट्री की तरफ वर्क करने लगे, राजा की आर्मी के अगेंस्ट हो गए। तो किस पार्ट में मूव किए? तो आपका आंसर है, अगर आपने इस चीज को पढ़ रखा होगा तो आप इजिली इसको कर सकते हैं। आपका आंसर है ईस्टर्न पार्ट। किस पार्ट में मूव कर गए? ईस्टर्न पार्ट में मूव किए। तो आपका आंसर है ईस्टर्न पार्ट, क्यों ईस्टर्न पार्ट में मूव कर गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कि व्हाट वाज द मेन प्रोटेस्ट बाय द पीपल। जो लोग उस टाइम प्रोटेस्ट कर रहे थे उसके पीछे मेन फैक्टर क्या था? देखिए, प्राइस ऑफ ब्रेड, बिहेवियर ऑफ द किंग, पॉवर्टी ऑफ द पीपल, हाई टैक्सेस, ये चारों मेन रीजन थे। लेकिन इसमें से मेन कौन था? तो प्राइस ऑफ ब्रेड, क्योंकि जो इसेंशियल फूड आइटम्स था वो था ब्रेड, और ब्रेड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए थे, इसके सप्लाई भी इंटरप्ट हो गया था। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के जो प्राइस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे और इसीलिए लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? लोग जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। कहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे? फ्रांस के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड टुक प्लेस बिटवीन यूरोप एंड द अमेरिका एंड। देखिए, अगर हम इसकी एक ड्राइंग थोड़ा सा करना चाहे तो यूरोप ए हो गया, ठीक है, अमेरिका ए हो गया और अफ्रीका नियर अबाउट ए हो गया। और अगर तीनों को कनेक्ट कर देते हैं तो तीनों क्या हो जाएगा? ट्रायंगल के जैसा बन जा रहा है, और इसी को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता था। बोला कि इसमें से कौन सा कंट्री जो है इसका पार्ट नहीं था। और ट्रायंगुलर स्लेव टुक प्लेस बिटवीन द यूरोप अमेरिका, कौन है जो इसका पार्ट था? तो एक तो अमेरिका आपका यहाँ पर हो गया है, और यहाँ पर यूरोप आपका है। तो बच कौन सा रहा है? बच अफ्रीका रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज अ गिलोटाइन। गिलोटाइन क्या था? तो रॉबिस्पियर ने, क्योंकि रॉबिस्पियर बहुत सारे लोगों को मारा जो भी उसको अपोज करते थे, चाहे उसकी अपनी पार्टी वाले ही क्यों नहीं, या कोई अलग आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले, या उसकी पॉलिटिकल पार्टी को अपोज करने वाले, तो हर किसी को उसने लार्ज स्केल में मारना स्टार्ट किया। क्योंकि अगर एग्जीक्यूट करेंगे, फांसी देंगे, तो उसमें लोग तड़पते थे, बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता था। एक ऐसा प्रोसीजर इन्वेंट हुआ जिसमें क्या होता था? गिलोटाइन, डॉक्टर गिलोटाइन ने एक डिवाइस खोजी। ठीक है, जैसे पोल हो गया, इसके ऊपर मान लीजिए ड्राइंग तो उस टाइप का परफेक्ट नहीं बन पाएगा, ये शार्प ब्लेड है और ये नीचे जल्दी से आता था। ठीक है, शार्प ब्लेड आता था और लोग जैसे मान लो यहाँ पर लेटा दिया गया, ठीक है, तो लोग का सर इधर और धड़ इधर, मतलब जो बॉडी है वो इधर हो जाता था। तो गिलोटाइन मेथड जो था वो डॉक्टर गिलोटाइन ने डेवलप किया था। अ डिवाइस कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स एंड अ ब्लेड ऑफ बुराकी बिहेडेड पीपल। ये इस तरह की कुछ स्ट्रक्चर होती थी। ड्राइंग पे आप ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, समझिएगा बस इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, नेम द बुक दैट वाज प्रपोज्ड द डिवीजन ऑफ पावर विद द गवर्नमेंट। वो कौन सी बुक थी जो डिवीजन ऑफ पावर को शो करती है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज वो बुक थी जो डिवीजन ऑफ पावर को गवर्नमेंट के शो करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज लीवर। लीवर क्या था? यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस। फ्रांस का करेंसी था लीवर, और ये डिसकंटिन्यूड इन 1794। इसको कब डिसकंटिन्यू कर दिया गया, कब खत्म कर दिया गया? 1794 में, रोबिस्पियर का जैसे ही टाइम खत्म हुआ उस समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डेथ। तो अ टैक्स लेविड बाय द चर्च कंप्राइजिंग। बोला कि ये टैक्स डायरेक्ट चर्च को देना रहता था, और वो फर्टाइल लैंड का जो भी पार्ट होता था जिसका इनकम होता था वो डायरेक्ट 10% चर्च को देना रहता था, उसी को डेथ बोला गया। ठीक है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। कौन था किंग और कहाँ का किंग था? तो किंग था लुइस 16, और किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। राजा कब बना? तो 20 साल के एज में 1774 में राजा बना,
और इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया। कब एग्जीक्यूट किया गया? 1793 में। ठीक है, डेट पूछ सकता है आपका। हु वाज, बोला कि ओलंपी डी गॉस। ओलंपी डी गॉस क्या थे? ओलंपी डी गॉस एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ओलंपिक, बोला कि ओलंपी डी गॉस जो थी वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। ठीक है, वो एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी। कहाँ की एक्टिविस्ट थी? वो फ्रांस की एक्टिविस्ट थे। ठीक है, पर इन विच ईयर द जैकोबिन प्लान एंड इंसरेक्शंस, इंसरेक्शंस का प्लान उसने कब किया? तो समर 1792 में एक लार्ज स्केल मूवमेंट करना जिसमें वो अपोज करेंगे हर किसी को, रॉबिस्पियर या इसके बाद पावर को सेंट्रलाइज कर दिया। तो समर ऑफ 1792 जैकोबिन ने प्लान किया इंसरेक्शंस का। ठीक है, नेम द न्यूज़पेपर ऑन विच द स्पीच ऑफ रॉबिस्पियर वाज प्रिंटेड। ली मॉनिचियर यूनिवर्सल्स वो न्यूज़पेपर था जो रॉबिस्पियर के आइडियोलॉजी, उसके जो स्पीच थे उसको प्रिंट किया। नेम द मिलिट्री डिक्टेटर हु established his power over France after the dismissal of Buraki डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के डिसमिसल के बाद वो कौन सा मिलिट्री डिक्टेटर था जिसने फ्रांस में अपने पावर को सेंट्रलाइज किया? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो नेपोलियन बोनापार्ट है। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है, इसकी कुछ अचीवमेंट्स की बात करेंगे तो 1799 में अपने आप को डिक्टेटर बनाया था। और अगर यहीं पर दूसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे तो 1804 में ये अपने आप को इंपेरर बनाया, सम्राट। और 1815 में वाटरलू की लड़ाई हार गया और इसके साथ ही नेपोलियन के पावर को रिड्यूस कर दिया गया, नेपोलियन को मारा गया। हु रोट द बुक टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इस बुक को किसने लिखा था? जॉन लॉकी, जो कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थे और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के इंटेलेक्चुअल कॉजेस में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। कुछ बुक्स जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में जो बच्चे ऑफलाइन में होंगे उन लोगों के लिए कुछ वर्क कराया था मैंने। ठीक है, और वो वर्क क्या था कि मैच द फॉलोइंग, एक तरफ बुक्स का नाम था, दूसरी तरफ राइटर्स का नाम था। तो वहां से वो चीज भी कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चन जो है बुक्स और राइटर्स से रिलेटेड इस चैप्टर में बनेगा। बोला कि हु रोट द बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज को किसने लिखा? तो मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज को लिखा था। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट व्हाट इज द थर्ड स्टेट। कोई अबेसियस लिखे थे जो कि एक प्रीस्ट थे, नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी ये थर्ड स्टेट वालों के लिए फाइट किए। तो व्हाट इज द थर्ड स्टेट, एक कौन लिखा था? अबेसियस लिखे थे। क्वेश्चन है आपका, हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। वही 3-4 क्वेश्चन जो है बुक्स और राइटर्स पे बेस रहेगा। तो जीन जैकोब्स रोसियो जो थे, इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक बुक लिखी और ये भी इंटेलेक्चुअल कॉज जो फ्रांस में हुआ था उसके एक इंपॉर्टेंट राइटर थे, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। Why were women disappointed by the constitution of 1791 in France? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि वुमेन पार्टिसिपेट की थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और उनका मानना था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर ये वुमेन पार्टिसिपेट किया, ठीक है, तो वुमेन अगर पार्टिसिपेट की हो तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि वुमेन वहां पर क्या करेंगे, इसलिए पार्टिसिपेट की थी कि इनको पब्लिक पार्टिसिपेशन मिले, लेकिन इनको पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं मिला था। सबसे इंपॉर्टेंट सा टर्म था। और पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं मिलने के कारण वुमेन जो थी काफी ज्यादा नाराज थे। The French women were disappointed that the French Constitution of 1791 made them passive citizens. फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन जो था इनको पैसिव सिटीजन बना दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इनको राइट्स नहीं मिला था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड द होल्ड पॉलिटिकल पोजीशंस। क्योंकि इनका एक डिमांड था कि ये क्या करे, राइट टू वोट ऑप्शंस रखे। ठीक है, वोटिंग राइट इनको मिले, साथ ही साथ पब्लिक पार्टिसिपेशन चाहती थी, पॉलिटिकल पोजीशंस चाहती थी, और ये सारे पोजीशंस इनको नहीं मिला। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इनका। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाई व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टेट जनरल। स्टेट जनरल क्या था? स्टेट जनरल जो था एक रिप्रेजेंटेशन रहती थी, जैसे 600 रिप्रेजेंटेशन जो थी किसकी थी? 600 रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो थर्ड स्टेट वालों की रिप्रेजेंटेशन 600 थी। अगर वही थर्ड स्टेट यहाँ पर बिलोंग कर लेते हम लोग, वही अगर सेकंड स्टेट की बात करेंगे रॉयल फैमिली की, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन 300 थी। और अगर वही फर्स्ट स्टेट की बात करेंगे तो फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी लोग थे, इनकी रिप्रेजेंटेशन 300 थे। ठीक है, तो स्टेट जनरल जो थी बैठक, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट जनरल की
प्रीवियस बैठक कब बुलाई गई थी? 1614 में। और ये जो जिस समय रिवॉल्ट हो रहा था, इस समय 1789 में मंथ में बुलाई गई थी। अप्रॉक्स जो है ये 175 ईयर बाद ये बैठक बुलाई गई थी। कितने दिनों बाद? 175 ईयर बाद स्टेट जनरल की बैठक। ठीक है। दिस असेंबली वाज कंपोज्ड ऑफ थ्री स्टेट्स, द क्लेर्जी, नोबिलिटी एंड वर्किंग कॉमनर्स। क्लेर्जी, नोबिलिटी और कॉमनर्स कुछ स्टेट्स जो है इसमें तीनों बिलोंग करते थे। हु हैड द पावर टू डिसाइड ऑफ लेविंग द न्यू टैक्सेस एंड टू अंडरटेक रिफॉर्म्स इन द कंट्री। जैसे कि नया टैक्स कैसे इम्पोज करना है और कंट्री को कैसे रिफॉर्म करना है, ये सारी चीजें डिसाइड होती थी इसी स्टेट जनरल की बैठक के बाद। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि हु वाज मेरेवी। मेरेवी कौन थे? तो ये भी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, नोबल क्लास पर्सन थे, लेकिन थर्ड स्टेट के लिए इन्होंने फाइट किया। मेरेवी was born in a noble family but was convinced of to the need of a need to do away with a society of feudal privileges। ये अपोज करते थे किस चीज को? तो फ्यूडल प्रिविलेज को। फ्यूडल लॉर्ड का मतलब लार्ज लैंड होल्डर्स इन यूरोप वाज नोन एज फ्यूडल लॉर्ड। तो उनको अपोज करते थे, उनकी आइडियोलॉजी को अपोज करते थे और थर्ड स्टेट वालों को सपोर्ट करते थे। He brought out a general and delivered powerful speeches to the working crowds assembled at Versailles। इन्होंने वर्सलिस में जो पावरफुल मतलब बहुत सारे जो क्राउड वहां पे इकट्ठे थे, उस क्राउड के सामने इन्होंने पावरफुल स्पीच दिया और नेशनल असेंबली के बनाने में इनका एक इंपॉर्टेंट रोल था। अबेसियास के बारे में चर्चा पहले भी किए हैं हम कि अबेसियास जो थे एक क्लर्जी पर्सन थे और इन्होंने वॉइस उठाया, इन लोगों के लिए आवाज उठाया जो थर्ड स्टेट वाले थे। वॉज ए फ्रेंच क्लर्जीमैन एंड पॉलिटिकल राइटर हु बिकेम अ लीडिंग वॉइस। किनके लिए? तो थर्ड स्टेट वालों के लिए लीडिंग वॉइस इन्होंने रोल प्ले किया। और व्हाट इज द थर्ड स्टेट नामक पैम्पलेट भी इन्होंने रिलीज किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो काफी इंटरेस्टिंग सा है। हाईलाइट द टर्मोइल ऑफ द कंट्री साइड ऑफ द फ्रांस व्हेन द नेशनल असेंबली वाज बिजी एट वर्सलिस इन ड्राफ्टिंग अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। बोल रहा है कि वो क्या कंडीशन था रूरल रीजन या कंट्री साइड का जिस समय नेशनल असेंबली बिजी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। Like it is true as when National Assembly was busy at drafting constitution, rest of France was in turmoil। काफी ज्यादा कंडीशन खराब था, हर जगह फाइट चल रही थी। Due to bad harvest in winter, prices of bread rose to that level that common people could not afford to buy। देखिए क्रॉप फेल हो गए थे 1789 में, इसके इकोनॉमिकल कॉज में आएगा जिसके चलते ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए थे और कॉमन पीपल ब्रेड को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जिससे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का किया है कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि मेन रीजन क्या था। तो मेन रीजन में ब्रेड का प्राइस बढ़ना था। People started hoarding supplies, therefore women who were standing in long queues in bakery, crowds of angry women stormed into the shops and looted the bread। जैसे बड़ी लंबी सी लाइन रहती थी और उस लंबी सी लाइन में ब्रेड के लिए लोग खड़ा रहते थे और अगर ब्रेड उनको नहीं मिलता था तो अटैक कर देते थे, लूट लेते थे। रॉबरी जैसी चीजें कॉमन हो गई थी उस समय फ्रांस में। देखिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि लोकेट पेरिस। पेरिस की बात करेगा तो पेरिस इस पार्ट में है। ठीक है। अगर पेरिस की बात करेगा तो पेरिस इस पार्ट में है। देखिए ये रहा आपका पेरिस, इसी के लगभग आसपास क्या है? पेरिस है। ठीक है। और अगर मर्सलिस की बात करेंगे तो मर्सलिस जो है एकदम नीचे में लाइज करता है, इस रीजन में मर्सलिस है। ठीक है। यहीं के लोग जो थे वो क्या किए थे? मार्च किए थे पेरिस की तरफ, गाते हुए सॉन्ग गए थे। मर्सलिस यहाँ का नेशनल एंथम है। और अगर हम लिले की बात करते हैं तो लिले जो है एकदम अपर रीजन में, यहाँ पर है लिले। ठीक है। एक छोटा सा रीजन है, लिले यहाँ पर है। तो ये तीन रीजन रहा। ये आप ऐसा कुछ मैप बना लीजिएगा और इसको लोकेट कर लीजिएगा। ये आपका सी है, ये आपका बी है और ये आपका अप्रोक्स ए है। ठीक है। इसको आप माइंड में रखोगे। क्वेश्चन है हाउ वाज द सिस्टम ऑफ स्टेट इन फ्रांस सोसाइटी ऑर्गेनाइज्ड। कैसा सिस्टम था? तो देखिए पावर जो था वो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पास था, थर्ड स्टेट के पास कोई पावर नहीं था। जबकि संख्या जो थी पॉपुलेशन थी 90% थर्ड स्टेट वालों की थी। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th century was divided into three states। Only the members of third state paid taxes। टैक्स किनको देना रहता था? थर्ड स्टेट को। टैक्स लेते कौन थे? फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले। जैसे टेथ की बात करेंगे तो डायरेक्ट
क्लर्जी को टैक्स दिया जाता था। ठेले की बात करेंगे तो डायरेक्ट नोबिलिटी को टैक्स दिया जाता था। देते कौन थे? थर्ड स्टेट वाले। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी बोला कि वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू थ्री स्टेट, ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्सेस। कौन टैक्स पे करते थे? तो जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते थे वही टैक्स पे करते थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट यहाँ पर टैक्स पे नहीं करता था। ठीक है। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। जो नोबल लोग थे वही लोग 60% लैंड का ऑनरशिप उन्हीं लोगों के पास था। द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट, जो भी रिचर मेंबर थे, लैंड होल्डिंग पावर उन्हीं के पास था। और जो थर्ड स्टेट वाले थे वो पीजेंट्स थे या टीनेंट्स थे, लैंड को रेंट पे लेकर के एग्रीकल्चर करते थे। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट्स दैट इज द क्लर्जी एंड नोबिलिटी एंजॉयड सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले थे इनको प्रिविलेज ड्यू टू बर्थ, बर्थ के आधार पे ही कुछ प्रिविलेज मिला था कि अगर ये प्रीस्ट फैमिली से है तो इनको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इनको अलग से टैक्स मिलना चाहिए, ऐसी कुछ चीजें। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला कि दिस वाज exemptions from paying taxes to the state, the nobles further enjoyed privilege। आगे चल करके देखते हैं कि नोबल्स या क्लर्जी वाले जो है वो क्या करते हैं, टैक्स को एंजॉय करते हैं। तो कुछ इस तरह का सिस्टम था जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्टेट वाले टैक्स नहीं देते थे और थर्ड स्टेट वाले ही मैक्सिमम टैक्स देते थे। ठीक, इस बात को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट टाइप्स ऑफ टैक्सेस वर पेड बाय द थर्ड स्टेट इन फ्रांस। फ्रांस में जो थर्ड स्टेट थी वो किस तरह के टैक्स देते थे? All members of third state have to pay taxes to the state. These include a direct tax called the tille। स्टेट यानी कि जो नोबिलिटी थी, रूलिंग अथॉरिटी थी, उसको एक टैक्स देते थे जिसको टेले बोलते हैं। एंड a number of indirect taxes which were levied on articles of everyday consumptions like salt और tobacco। इसके अलावा जो डेली के कंजम्पशन की चीजें हैं उस पे भी स्टेट गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड लोग जो है वो टैक्स लेते थे, जैसे सॉल्ट और टोबैको। यहाँ पर पॉइंट है, हाउ डिड फ्रांस सॉ द सबसिस्टेंस क्राइसिस ड्यूरिंग द ओल्ड रिगाइम। ओल्ड रिगाइम, रिगाइम का मतलब होता है पुरानी जो गवर्नमेंट थी उसमें सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसी कैसी किन चीजों को फॉलो किया फ्रांस ने और किन किन चीजों को फेस किया। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस वाज ऑन द राइज। बोल रहा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा था फ्रांस का। अगर 1715 की बात करेंगे तो 23 मिलियन था, और अगर वही हम 1789 की बात करें तो 28 मिलियन था, यानी कि 5 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया था। ठीक है। लेकिन लैंड की फर्टिलिटी कम हो गई थी, लैंड तो फर्टाइल हुआ नहीं था। तो इस केस में क्या हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। दिस लेड टू इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स, क्योंकि 5 मिलियन ज्यादा लोग हो गए हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ेगी, फूड ग्रेन्स की जरूरत पड़ेगी। और 1789 में हुआ क्या, फूड की सप्लाई जो थी, फूड का प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया, जिसके चलते बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा फ्रांस के लोगों को। The production of food grains could not keep pace with the demand, and the price of bread, which was the staple diet of the Marathi majority, rose rapidly। जैसे कि फूड क्रॉप फेल हो गए तो जो इसेंशियल गुड्स थे, फूड आइटम्स थे, उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गया, जिसके चलते वहां के जो लोग थे उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। The wages also did not keep pace with the rise in prices। The gap between the rich and poor widened, जिसके चलते रिच लोग और पुअर लोग के बीच का जो गैप था वो बढ़ते गया। दिस लेड टू द सबसिस्टेंस क्राइसिस, और इसके कारण सबसिस्टेंस क्राइसिस जैसी चीजें आई और लोग बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम को फेस किए, और ये रिवॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट रीजन में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल। बास्टिल में क्या हुआ था? तो बास्टिल एक पैलेस था, बाद में चलकर इसको प्रिजन जेल बना दिया गया। और जिस समय बास्टिल पे 7,000 लोगों ने अटैक किया, इसमें प्रिजन लोगों की, प्रिजनर्स की संख्या कितनी थी? 7 थी। ठीक है। किस लालच में लोग अटैक किए थे कि अगर यहाँ पर अटैक करेंगे तो उनको कुछ गन ये सब मिल जाएगा। People stormed into the Burgundy fortress prison to acquire the arms and ammunition। आर्म्स और एमिनेशंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वहां पर अटैक की, क्यों वहां पर अटैक करेंगे तो मिलेगा, बट ऐसा कुछ होता नहीं। Prisoners were released from the prison and also the commander of the prison was killed। जैसे जो भी कमांडर था उस जेल का उसको मार डाला गया, और जो कैदी थे उस जेल में उनको वहां से निकाल लिया गया। They destroyed the fortress completely and it was symbol of the undemocratic power of the king। दूसरी बात कि बास्टिल के को इस कदर तोड़ा गया, उसके एक एक ईंट को मार्केट में सेल कर दिया गया, और उसको सेल करके फ्रांस के लोग जो थे ये दिखाना चाहते थे कि अब जो ऑटोक्रेटिक मोनार्की है वो खत्म हो गई है फ्रांस से और लोगों को कुछ राइट्स मिलेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट लॉज डिड रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। और है कि जो रिवोल्यूशनरीज गवर्नमेंट थी उसने कैसे फ्रांस की जो वुमेन थी उनके लाइफ को इम्प्रूव किया। Well, the revolutionary government in the early years introduced several laws to improve the condition of women in France. स्टार्टिंग स्टेज में रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने ऐसी बहुत सारी लॉ लाई जिससे फ्रांस की वुमेन का जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव हो जाए, आगे बढ़ जाए। स्टेट स्कूल वर क्रिएटेड एंड स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। जैसे स्टेट स्कूल क्रिएट किया गया, स्टेट यानी गवर्नमेंट ने स्कूल क्रिएट किया और स्कूलिंग हर गर्ल्स के लिए कंपल्सरी कर दिया गया। वुमेन कुड नो लॉन्गर बी फोर्स टू मैरी अगेंस्ट देयर विशेस। अगर लड़की है तो उसको उसकी बिना इच्छा का आप उसकी मैरिज नहीं करा सकते। Marriage was made into work contract entered into freely and registered under civil law. Civil law के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, मैरिज को लीगल कर दिया गया। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर वर्क बोथ मेन एंड वुमेन। डाइवोर्स जो था उसको लीगल कर दिया गया और इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते थे डाइवोर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर वो मैप वाला टर्म है। ठीक है, बोला कि थ्री आइटम्स एबीसी यहाँ पर दिख रहा है, प्रो रिलेटेड टू, बोला कि पोर्ट रिलेटेड टू स्लेव। तो कौन सा पोर्ट था, तो बॉर्डिग्यूज जो आपको जिक्र किया गया इस चैप्टर में, तो बॉर्डिग्यूज वो पोर्ट था जो स्लेव ट्रेड को रिलेट करता था। ठीक है, द रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर, वो कौन सा रीजन था जो ग्रेट फियर को अफेक्ट नहीं किया था, तो एल्सेक वो रीजन था जो ग्रेट फियर को यानी ग्रेट डिप्रेशन जो भी था उसको अरेस्ट नहीं किया था। एल्सेक ए रीजन है। ईपी सेंटर ऑफ मेन पैनिक मूवमेंट, ईपी सेंटर क्या था, तो बास्टिल ओरिजन था जहां पर क्या हुआ था, बास्टिल ओरिजन था जहां पे रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था, ये ईपी सेंटर था, सेंटर पॉइंट था जहां से रिवॉल्ट हुआ था। क्वेश्चन है, द 18th century France witnessed the emergence of middle class who were the they and what their ideas। अच्छा, 18th सेंचुरी जो है जैसे 1750 की बात करें, 1789 की बात करें, इस समय मिडिल क्लास इमर्ज हुए फ्रांस में। तो मिडिल क्लास कौन थे, उनका प्रोफेशन क्या था। The 18th century witnessed the emergence of social groups were termed the middle class who earned their wealth through and expanding overseas trade। ये क्या किए, ये अपना वेल्थ जो है वो ट्रेड के थ्रू एज ए मर्चेंट्स इन्होंने बढ़ाया। The manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or bought by the richer members of society। जैसे वुलन टेक्सटाइल की बात करेंगे, सिल्क टेक्सटाइल की बात करेंगे, तो जो रिचर मेंबर थे सोसाइटी के वही लोग इस चीज को परचेज करते थे। In addition to merchant and manufacturers, the third state included professions such as lawyer and administrative officers। और इसमें कुछ लोग जो थे थर्ड स्टेट में, इसको हम अपर मिडिल क्लास वाली श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर कुछ थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अपने आप को लॉयर और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जब बना लिए या डॉक्टर बना लिए तो ये अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव कर लिए और ये एरिस्टोक्रेट्स की तरह लाइफ जीना स्टार्ट कर दिए। बोला कि डिस्क्राइब एनी थ्री कॉजेज फॉर द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस। फ्रांस में जैकोबिन गवर्नमेंट के फॉल होने के कोई थ्री कॉजेज पूछ रहा है। एक तो उसने पावर को सेंट्रलाइज कर दिया था, तो ऐसी चीजें करके इंट्रोड्यूस करके रॉबिस्पियर जैसा आप इजिली सर्वाइव नहीं कर सकते हो। द जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस वाज बेस्ड ऑन एक्सट्रीम मेजर्स। एक्सट्रीम एकदम अति कर देना जिसको कहते हैं। द पीरियड वाज 1793 टू 1794 और इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रेन ऑफ टेरर रॉबिस्पियर का, मैक्सिमिलियन दी रॉबिस्पियर का एक टाइम पीरियड था। इज रेफर टू द रेन ऑफ टेरर। 1793 से 1794 वाले टाइम को रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं। All those he saw as being enemies of the public nobles and clergy members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods, were arrested, imprisoned and guillotined। रॉबिस्पियर ने क्या किया था कि अगर आप उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है तो आपको बैन कर दिया जाएगा, आपको गिलोटाइन कर दिया जाएगा। यहाँ तक कि वो अपने पार्टी के मेंबर जो उसकी आइडियोलॉजी को नहीं मानते थे उनको भी गिलोटाइन कर देता था। Robespierre government ordered shutting down of churches and converting churches building into barricades or offices। इस तरह से रॉबिस्पियर ने चर्चेज को तोड़वाया, चर्चेज को कन्वर्ट कर दिया बैरिकेड्स और ऑफिसेस के रूप में। क्लेर्जी के पावर को रिड्यूस किया, रॉबिस्पियर के डर से बहुत सारे क्लेर्जी एग्जाइल कर गए।
कंट्री से भाग गए या कंट्री साइड में जाकर के रूरल रीजन में जाकर के छुप गए। तो आतंक का वो समय था रॉबिस्पियर के समय में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेन ऑफ टेरर? अभी वही चीज सेम चीज समझाएं आपको। रेन ऑफ टेरर का ड्यूरेशन जो था वो 1792 से 1793 के बीच में था। मैक्सिमिलियन दी रॉबिस्पियर इसके रूलर थे जो जैकोबिन क्लब को लीड करते थे। Robespierre, the leader of the Jacobin Club, used a revolutionary tribunal to arrest people who seemed to be against the Buraki Republic nation. कि कंट्री के अगेंस्ट, उसकी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट अगर कोई भी रहेगा तो उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, अरेस्ट करके जेल में भेज दिया देंगे। They were guillotined when found guilty. Ex-nobles, clergymen, members of political parties and his own party Buraki descendants were targeted. तो जो भी उसको अपोज करता था, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट वाले, तो उनको हार्डली पनिश करता था, गिलोटाइन कर देता था। गिलोटाइन मतलब वो शार्प ब्लेड डालता था और मार डालता था। But highlight the provisions of the constitutions which was introduced after the fall of Jacobin Club. जैकोबिन क्लब के बाद डायरेक्टिव गवर्नमेंट बनी। जैकोबिन क्लब की एक लिमिटेशन थी कि वो पावर सेंट्रलाइज करके रखा था, उसको जो मन करता था वो ऑटोक्रेटिक वे में वो चीज इंट्रोड्यूस कर देता था। A new constitution was introduced which denied the vote to non-propertied sections of society. जैसे नया जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उसमें नॉन प्रॉपर्टी जो सेक्शंस थे सोसाइटी के उनको वोटिंग राइट बैन कर दिया गया। इट प्रोवाइड फॉर टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये क्या प्रोवाइड किया? टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रोवाइड किया। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स। रॉबिस्पियर का रेन ऑफ टेरर के बाद जो गवर्नमेंट फ्रांस में बनी वो डायरेक्टरी गवर्नमेंट बनी थी, जिसको हम एग्जीक्यूटिव या 5 मेंबर की गवर्नमेंट बोलेंगे। पावर एक आदमी पर सेंट्रलाइज न होकर के 5 लोगों के पास रहेगा। However, the directors often clashed with the legislative council, who then sought to dismiss them. और ये जो डायरेक्टर्स होते थे वो रखी क्लैश विद लेजिस्लेटिव काउंसिल हु साउट टू डिसमिस देम। लेजिस्लेटिव काउंसिल से इनको कंटिन्यू कॉन्फ्लिक्ट होता रहा। आगे चल करके 1799 में जब नेपोलियन देखेगा कि ये जो डायरेक्टर लोग हैं, ठीक है, डायरेक्टरी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है, इनसे संभल नहीं रहा है फ्रांस, तो अपने आप को डिक्टेटर डिक्लेयर कर देगा। But women played an active role in French Revolution. But what role did women play during the revolutionary year? वुमेन किस तरह का रोल प्ले की? तो काफी एक्टिव रोल प्ले की। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी बनाई, एसोसिएशन बनाई, उनको वोटिंग राइट मिल जाएगा और एक्टिव सिटीजन बन जाएगी, पब्लिक पार्टिसिपेशन मिलेगा। बट ऐसा होता नहीं। These roles include intellectual activities and political leaders. But women belonging to third estate had to work for earning their living and did not have access to job, training or education. बोला कि इन लोगों को पास पहले स्टार्टिंग स्टेज में पावर नहीं था कि जॉब ट्रेनिंग कर सकते, एजुकेशन कर सकते या कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। थर्ड स्टेट की जो भी महिलाएं थी ये क्या करती थी? अर्निंग के लिए, जैसे अपना अर्निंग जीवन जीने के लिए, खाने के लिए कुछ चीजें उपलब्ध हो जाए, इस चीज के लिए वो काम करते थे। अब यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन आ जा रहा है। बोला कि द कंट्री सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ फ्रांस। जैसे फ्रांस है तो इसके ईस्टर्न साइड में इधर देख लीजिए, ये अगर आपका फ्रांस है, ठीक है, तो इसके ईस्टर्न साइड में यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, ठीक है, इधर में इटली है। लेकिन नॉर्मैंडी रीजन, अगर हम नॉर्मैंडी रीजन की बात करेंगे तो ये नॉर्मैंडी रीजन है कहाँ पर? जो ए आपका पार्ट दिख रहा है ये नॉर्मैंडी रीजन है, ठीक है, ये आपका बी रहा, ये आपका ये स्विट्जरलैंड ए वाला पार्ट रहा। स्विट्जरलैंड लिख लीजिएगा आप। और अगर टॉलिस की बात करेंगे तो टॉलिस जो है ये लोअर रीजन में, जहां पे मर्सलिस था उसी रीजन में टॉलिस भी लाइज करता है, ठीक है, इस पार्ट में, इस पार्ट में टॉलिस भी लाइज करता है। बोला कि डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 1791, मेंशन एनी 5 पॉइंट्स। 1791 में क्या मेन फीचर मिला था? तो कुछ लोगों को वोटिंग राइट मिला। फ्रांस बिकेम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फ्रांस में रूल किया जाएगा। द पावर्स ऑफ किंग वर रिड्यूस्ड टू ग्रेट एक्सटेंट, राजा के पावर को कम कर दिया गया। These powers, instead of being very concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions, legislature, executive and judiciary. पावर एक आदमी से लेकर के 3 ऑर्गन्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और वो ऑर्गन्स थे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी।
But the Constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly. National Assembly के लिए law बना है, which was indirectly elected, such that citizens voted for group of electors who in turn choose the assembly. Citizens जो थे वो वोट करते थे और वोट करके ग्रुप ऑफ जो इलेक्टर्स थे लीडर्स उनको चूज किया जाता था और नेशनल असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। आगे चल करके इसमें बहुत सारे सिस्टम चेंज होता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो ड्यूरेशन रहता है 1789 से 1799, 10 साल का ड्यूरेशन रहता है, टाइम पीरियड रहता है। बोल रहा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ रेन ऑफ टेरर इन फ्रांस, डिस्क्राइब एनी 5 स्टेप्स टेकन बाय द कंसोलिडेट्स हिज पावर इन फ्रांस। सेम क्वेश्चंस आपको किया गया है कि जो ड्यूरेशन था 1793 से 94 के बीच में था, बल्कि मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस, वेजेस और प्राइस को रेगुलेट करता था। पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि आप अपने गुड्स को अर्बन रीजन में भेज दोगे। रास्टिंग ऑफ मीट एंड ब्रेड, जो मीट और ब्रेड था आप इसको प्रॉपर अमाउंट में एक फिक्स प्राइस में सेल करोगे। Pigeons were made their grain to cities and sell it fixed prices. Fixed prices में आपको cities में grains बेचना। Use more बल्कि expensive white flour was for forbidden. व्हाइट फ्लोर जो था उसको बंद कर दिया गया और सब कोई जो है एक ही तरह के आटे को खाएंगे। उस इस तरह की जो प्रैक्टिसेस था उसको रोबिस्पियर ने किया। But what changes did people witness everyday life after the revolution of 1789 in France? क्या चेंजेस हुआ? तो देखिए इसमें एनसीईआरटी गाइडलाइन है। The revolutionaries idea of revolutionaries France is equality and liberty changed the clothes people wore, the language they spoke and the books they read. देखिए आप किसी भी नेशन में लोग क्या पहनेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या पढ़ेंगे, इसको नहीं चेंज कर सकते, बट लोगों के पॉलिटिकल कंडीशंस को, सोशल कंडीशंस को चेंज कर सकते हैं। One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in 1789 was abolition of censorship. देखिए सबसे बड़ी जो अचीवमेंट्स थी सेंसरशिप को एबॉलिश कर दिया गया। अब सेंसरशिप मतलब समझ लीजिए आप, जैसे कोई भी चीज एज ए मीडिया हाउस वो क्रिटिसाइज नहीं कर सकता रूलिंग अथॉरिटी को, और रूलिंग अथॉरिटी रेगुलेट करेगी कि क्या उसको पब्लिश करना है, क्या उसको दिखाना है न्यूज में, ये सारा चीज। सेंसरशिप हटाने का मतलब होता है कि अब मीडिया जो है वो फ्री है, अगर कोई गलत करे तो उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और अगर यही सेंसरशिप रहेगी तो उस सेंस में आप रूलिंग अथॉरिटी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट्स। उसके बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, डिक्लेरेशन ऑफ जो राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन था, फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, एक्सप्रेशन ऑफ नेचुरल राइट्स, आप नेचुरल राइट्स इस सबको प्रैक्टिस कर सकते थे, ठीक है, फ्रीली। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द अचीवमेंट्स ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन फ्रांस। फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट के अचीवमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो फ्रांस में 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को एम्पायर बनाया। उसने नेपोलियन कोड लाया जिसके अकॉर्डिंग प्रिविलेज ड्यू टू बर्थ अवे, यानी कि जो अपर क्लास थे उनके प्रिविलेज को हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी रख सकते हैं। राइट राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग हर कोई इक्वल है। बट ही कंसिडर हिमसेल्फ ही हैज द रोल ऑफ मॉडर्नाइजिंग यूरोप, कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज करेगा। नेपोलियन बोनापार्ट called as a liberator because of his policies and his promises which made people believe that he will bring freedom. उसके पॉलिसीज और उसके जो प्रोमिस थे which made believe people believe that he will bring freedom, वो क्या ला देगा, फ्रीडम ला देगा। कहाँ फ्रीडम ला देगा, पूरे फ्रांस में फ्रीडम ला देगा। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड कैरिड ऑन द 18 एंड 19 सेंचुरी। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड तो मैप बना करके आपको दिखाया है कि ये यूरोप हो गया, ये आपका अमेरिका हो गया और ये आपका अफ्रीका हो गया। तीनों के बीच में क्या होते थे, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड होते थे। देखिए यूरोप वाले जो थे अफ्रीका से लेबर को यहाँ पर आइलैंड, बहुत सारे कंट्री यहाँ पर ले जाकर काम कराते थे, कैरेबियन आइलैंड जैसी जगहों पे। इसको हम एक कब से कब इसका ड्यूरेशन रहा, तो 16 से 19 सेंचुरी के बीच में इसका ड्यूरेशन रहा। यूरोपियन colonial पावर bought और कैप्चर्ड अफ्रीकन एज a slave। यूरोप के जो colonial पावर थे वो खरीदते थे या कैप्चर कर लेते थे स्लेव लोगों को, which were then traded to the Caribbean and British American territory to grow cash crops for the colonial powers। वहां पर कैश क्रॉप जैसे इंडिगो, टी, टोबैको, इन सब चीजों को उगाते थे। क्वेश्चन डिस्क्राइब द लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड।
लिगेसी क्या था इस चीज को समझो। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी राइट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। This spread from France to the east for the rest of Europe during the 19th century, where फेडरल सिस्टम वर एबॉलिस्ड। यहाँ पर फेडरल सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया। इट इंस्पायर्ड द जर्मन्स, इटालियन, ऑस्ट्रियंस टू ओवरथ्रो देयर ऑप्रेसिव रिगाइम्स। और यहाँ पर फ्रांस को कहा जाता है कि व्हेन फ्रांस नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस में अगर कोई भी चीज चेंज होता था तो उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप को देखने को मिलता था। तो फ्रांस में क्योंकि मोनार्की को एबॉलिश किया गया तो उसके नेबरिंग कंट्री जो भी जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया है, वहां पर भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिला। ऑटोक्रेटिक रिगाइम को उखाड़ फेंका गया जो वहां के सिटीजन थे उनके द्वारा। तो इस तरह से हम लोग जो चैप्टर 1 है उसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन खत्म कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी भी तरह का कोई डिस्कशन अगर करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। एसएसटी की पाठशाला के लिए डिस्क्रिप्शन वाला चैनल है टेलीग्राम पर, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। या इसके अलावा अगर इंफॉर्मेशन की बात करेंगे तो हमारा टेलीग्राम का एक चैनल जो आपको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हम लोग डिफरेंट सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अवेलेबल हैं जहां पर हम लोग इंफॉर्मेटिव नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, करेंट अफेयर से रिलेटेड या ऐसा चीज जो आपके लिए रिक्वायर्ड रहता है। एसएसटी के लिए, एसएसटी से रिलेटेड किसी तरह के प्रॉब्लम के लिए हम लोग एसएसटी की पाठशाला पे अवेलेबल हैं। आप किसी भी तरह का कोई डाउट हमसे पूछ सकते हैं, 24/7 हम लोग अवेलेबल है। और इसके अलावा एसएसटी के अलावा अगर डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, संस्कृत हो गया, आईसीटी हो गया, तो इन सब सब्जेक्ट में अगर आपको कोई डाउट है या इससे रिलेटेड कोई पीडीएफ चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप हमारे इग्नाइट वर्ल्ड्स पाठशाला को ज्वाइन कीजिए और इससे रिलेटेड जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर सारी चीजें अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि देखिए आप वीडियो एक्सप्लेन कर लिए, वीडियो को सुन लिए, लेकिन हर चैप्टर का नोट्स अगर चाहिए, इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना है, क्विज देना है, तो इसके लिए आप हमारे प्ले स्टोर पे अवेलेबल जो ऐप है आरकोटबा उसको ज्वाइन कीजिए और वो आपके प्रिपरेशन को और भी ज्यादा बेहतरीन करेगा। क्योंकि आरकोटपा पे एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स के व्यू से भी करंट अफेयर्स हम लोग अपलोड करते हैं, और उसकी एक स्पेशलिटी है इंग्लिश को अगर स्ट्रॉन्ग करना है आपको तो हमारे डेली जो वर्ड मीनिंग वाला सेक्शन आता है तो आप उसको भी देख सकते हैं, उससे आपको बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इतना करने के बाद आप हमारे साथ जुड़िए और जुड़ करके हम लोग इस चीज को सॉर्ट आउट करते हैं, और बोरिंग वे में नहीं, हम अपने एकेडमिक एजुकेशन को इंटरेस्टिंग वे में रखते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वे में, थोड़ा सा हंसते खेलते जो पढ़ाई होता है उस तरह से करते हैं और धमाका करते हैं रिजल्ट्स के रूप में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।